हम चौथी मंजिल पर पहुंचे। मैं अब भी हाँफ रहा था, लेकिन वॉचमैन लगातार बोले चला जा रहा था। तो तुम वाकई पढ़ाई करना चाहते हो या बस यूं ही? वो कहते कहते रुक गया। बस यूं ही या? मैंने कहा। टाइम पास। कई स्टूडेंट्स यहाँ इसलिए आते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें यहाँ भेज देते हैं। वे जानते हैं कि वे पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन यहाँ आने के कारण वो कम से कम 1 साल तक अपने पेरेंट्स की झिड़कियों से तो मुक्त पा जाते हैं। उसने कहा। मैं पास होना चाहता हूँ और मैं पास होकर ही रहूंगा, मैंने कहा, उससे ज्यादा अपने आप से। गुड। लेकिन यदि तुम्हें बियर या सिगरेट जैसी चीजों की जरूरत हो तो मुझे बताना। इस हाउसिंग सोसाइटी में इस सब की इजाजत नहीं है। तो जब तक बिरजू तुम्हारा दोस्त है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने मुझे आंख मारते हुए कहा। हमने 5वीं मंजिल पर मौजूद फ्लैट की घंटी बजाई। एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। स्टूडेंट, वॉचमैन ने कहा। महिला ने हमें भीतर आने दिया। कमरा दवाइयों और नमी की गंध से भरा था। वॉचमैन ने मुझे वो कमरा दिखाया जो किराए पर देना था। महिला ने एक स्टोर रूम को स्टडी और बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया था। कमरा इतना छोटा था कि उसमें हम 3 लोग मुश्किल से ही खड़े हो पा रहे थे। पढ़ाई के लिए ये परफेक्ट है, वॉचमैन ने कहा, जिसने शायद अपने जीवन में एक दिन भी पढ़ाई न की हो। ये कमरा ले लो, ये तुम्हारे बजट में भी है। मैंने सिर हिला दिया। कमरे में खिड़कियां नहीं थी। बुजुर्ग महिला या तो बहरी थी या बदमिजाज, या शायद दोनों ही। पूरे समय उसका मुंह बना रहा। मैं यहां नहीं रहना चाहता था। आखिर मैं वाराणसी में ही क्यों पढ़ाई नहीं कर सकता था? आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास था? मैं जल्द से जल्द कोटा से चले जाना चाहता था। मैं फ्लैट से बाहर चला आया। वॉचमैन दौड़ा दौड़ा मेरे पीछे आया। यदि तुम ऐसे ही नखरे दिखाते रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं वाराणसी लौट जाऊंगा, मैंने कहा। मैंने सोचा कि यदि मैंने 6 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जवाब दे दिए होते तो मेरी जिंदगी कितनी अलग होती। मैंने राघव के बारे में सोचा, जो शायद इस वक्त BHU कैंपस में अपना ओरिएंटेशन अटेंड कर रहा होगा। मैंने आरती और हमारी दिल्ली बातचीत के बारे में सोचा। मैंने बाबा की खराब सेहत और इस कूड़ागाह में मुझे झोंक देने की उनकी दृढ़ इच्छा के बारे में सोचा। मेरा गला रुंध गया। मैं सीढ़ियां उतरने लगा। या तो अपना बजट बढ़ाओ, वॉचमैन ने मेरे पीछे आते हुए कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे खाने और कोचिंग क्लासेस के लिए भी पैसा बचाना है। अब हम ग्राउंड फ्लोर पर आ पहुंचे थे। पहली बार घर से बाहर निकले हो? वॉचमैन ने कहा। अपनी मां को याद कर रहे हो? वे अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने कहा। उनकी मौत हाल ही में हुई है? वॉचमैन ने पूछा। कुछ लोगों को अजनबियों से दुनिया भर के सवाल पूछना बिल्कुल सामान्य लगता है। उनकी मौत 14 साल पहले हो गई थी, मैंने कहा। मैं गार्ड की पोर्ट पर आया और अपने बैग्स उठा लिए। थैंक यू बिरजू, मैंने कहा। अब तुम कहाँ जाओगे? कोई शेडे में अकोमोडेशन ले लो, उसने अनुरोध किया। अभी तो मैं किसी सस्ती सी होटल में बसेरा बनाऊंगा। मुझे अकेले रहने की आदत है। मैं जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बिरजू ने मुझसे सूटकेस लिया और उन्हें नीचे रख दिया। मेरे पास एक अच्छा कमरा है, उसने कहा। तुमने जैसा कमरा देखा है उससे 2 गुना बड़ा। उसमें खिड़कियां भी हैं और एक बड़ा पंखा है। एक रिटायर्ड दंपति वहां रहते हैं। वो तुम्हारे बजट में होगा। तो तुमने वो मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया? उसके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या? वहां किराए से रहने वाला एक स्टूडेंट, वो पास नहीं हो सका तो उसने आत्महत्या कर ली। ये 2 साल पुरानी घटना है, लेकिन वो कमरा तभी से खाली पड़ा है। मैंने कुछ नहीं कहा। अब समझे मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? बिरजू ने कहा। मैं वो कमरा लूंगा, मैंने कहा। वाकई? मैंने ताऊत लाश को जलते और नदियों में तैरते देखा है। यदि किसी लूजर ने फांसी लगा ली तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉचमैन ने मेरे सूटकेस उठा लिए। वो तीसरे फ्लोर पर अगले फ्लैट में चला गया। वहां एक दंपति रहते थे जिनकी उम्र 60 पार कर चुकी थी। उनका घर चकाचक साफ रहता था। टॉयलेट में एक बेड, टेबल, कबर्ड और पंखा था। 500, मैंने कहा। वॉचमैन ने मुझे डर्टी लुक दी। बुजुर्ग दंपति ने एक दूसरे की ओर देखा। मैं RL सोनी हूं, मैं PWD में काम करता था। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने शिष्टाचार से उनसे हाथ मिलाया। मैं गोपाल हूं, IIT रिपीटर, और इस बार मेरा पास होने का इरादा है, मैंने कहा उनसे। मैं मनेश्वर को बिस्तर पर फेंका और अपने जूते और जुराब निकाल लिए। मैंने पूरा बदन अलग अलग कोचिंग कोर्सेज के चक्कर काटते हुए बिताया था। दोपहर के 3 बजे थे और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कमरे में बस आग ही लगने वाली हो। मिस्टर सोनी ने धीमी से मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। तुम्हारा लंच, उन्होंने कहा और मेरी टेढ़ी टेबल पर टिफिन रख दिया। मैंने कृतज्ञता में सर हिलाया। गर्मी इतनी थी कि खुशी खुशी अभिवादन करने का जी ना आया। मैंने अपने रहने और खाने का बंदोबस्त कर लिया था। बहरहाल कोटा में मेरी सबसे बड़ी चुनौती आरती के ख्याल से जूझने के अलावा ये थी कि मैं किसी अच्छे स्टडी प्रोग्राम में एनरोल करूं। मेरे पिछले 3 दिन हर कोचिंग स्कूल के चक्कर काटते हुए बीते थे। मैंने उन कोचिंग कोर्सेज के इन बुलंद दावों को बर्दाश्त किया कि वे किसी भी उल्लू के पट्टे को IITian बना सकते हैं।
मैंने उनके बेहद लचीले और निश्चित रूप से बेहद महंगे फीस स्ट्रक्चर पर नज़र दौड़ाई। बंसल, रेजोनेंस और कैरियर पाथ हर किसी के टॉप चॉइस लगते थे। इन सभी के अपने खुद के कठिन एंट्रेंस एग्जाम्स थे। वास्तव में अब कोटा में ऐसी छोटी कोचिंग्स कान भी थीं जो इन टॉप कोचिंग क्लासेस में दाखिला होने में आपकी मदद कर सकती थीं, और वे टॉप कोचिंग क्लासेस किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला होने में आपकी मदद करती थीं। एक बार वहां पहुंच जाने के बाद आप इंजीनियर बनने के लिए जी तोड़ पढ़ाई करते हैं। निश्चित रूप से बथेरे इंजीनियर MBA भी करना चाहते हैं, लिहाजा कोचिंग क्लास का यही दौर एक बार फिर शुरू हो सकता है। मेरे जैसे हर मामूली भारतीय छात्र को एक अच्छा जीवन बिताने के लिए टेस्ट्स, क्लासेस, चयन और तैयारी के इस पेचीदा भंवर से होकर गुजरना ही पड़ता है। नहीं तो मुझे वॉचमैन बिरजू जैसा कोई जॉब करने, या इससे भी सरल शब्द में कहूं तो मुझसे पहले मेरे कमरे में रहने वाले मनोज दत्त की तरह खुद को फांसी के फंदे पर लटका देने के लिए तैयार रहना होगा। मैंने पंखा चलाया। ये वही पंखा था जिस पर लटक कर मनोज जीवन के एंट्रेंस एग्जाम से बाहर हो गया था। पंखा गर्म हवा को ही फिर से कमरे में फेंक रहा था। घर पर फोन लगाया था? मिस्टर सोनी ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। मिस्टर सोनी मुझसे दिन में कम से कम 2 बार ये सवाल पूछते थे। मुझे लगता है मनोज दत्त अपने घर अक्सर फोन नहीं लगाता होगा, और शायद यही उसके अकेलेपन और अवसाद का कारण रहा होगा। उसे अपने बारे में बताते रहना, ठीक है? तुम्हें अपने पेरेंट्स से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, मिस्टर सोनी ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी कमीज निकाल ली। मुझे नाव चलाए 10 दिन हो गए थे। मुझे लग रहा था जैसे मेरी बांह ढीली पड़ गई हूं। मैं कसरत करना चाहता था, लेकिन पहले मुझे ढेर ब्रोशर्स पर डालने थे। मैंने वास्तव में दिन में 2 बार बाबा को फोन लगाया था। वे ठीक ही लग रहे थे। मैंने उन्हें बताया था कि मैंने अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जबकि मैंने अभी तक किताब भी खोलकर नहीं देखी थी। मुझे इसकी फिक्र भी नहीं थी। मैं जिस भी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करता, वह मुझसे जल्द ही कड़ी मेहनत करवाने वाली थी। मैं पहले आरती से बात करना चाहता था। मैंने उसे 4 बार फोन लगाया था, लेकिन एक बार भी उससे बात न हो सकी। पहली बार 2 बार उसकी माँ ने फोन उठाया। उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार तो आरती अपने दोस्त के साथ बाहर गई थी, और दूसरी बार अपने कॉलेज का एडमिशन फॉर्म जमा करने के लिए। मैंने अगले दिन भी उसे 2 बार फोन लगाया, और इस बार भी दोनों ही बार उसकी माँ ने ही फोन उठाया। मैंने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। मैं नहीं चाहता था कि आरती की माँ उससे कहें कि आखिर ये लड़का तुम्हें इतनी दूर होने के बावजूद बार बार फोन क्यों लगाता है। इससे अच्छा असर नहीं पड़ता है। आरती ने कहा था कि वह जल्द ही एक सेलफोन ले लेगी। मैं भी यही चाहता था। ऐसा लगता था जैसे आजकल हर व्यक्ति के पास सेलफोन है, अमीर के पास तो निश्चित ही। आरती के पास मुझे फोन लगाने के लिए कोई नंबर नहीं था। मुझे ही कल फिर से कोशिश करनी थी। मैंने हरे रंग का ब्रोशर उठाया। कवर पर दुनिया के कुछ सबसे बदसूरत लोगों के फोटो थे। यूज इंस्टीट्यूट के IIT टॉपर्स थे। उन्होंने टूथपेस्ट का विज्ञापन करने वाले मॉडल से भी ज्यादा खीसी निपोर रखी थी। अलबत्ता उनके दांत इतने अच्छे नहीं थे। चूंकि वक्त जाया करना मेरा सबसे पसंदीदा शौक था, इसलिए मैं शाम को ब्रोशर्स की आपस में तुलना करता रहता था। नहीं, मैं कोर्स मटेरियल, सक्सेस रेट्स या फीस स्ट्रक्चर की तुलना नहीं करता था, क्योंकि सभी तो अपने आप को इन्हें प्रमो में बेस्ट बताते थे। मैं उनके सबसे सफल स्टूडेंट्स की तस्वीर की तुलना किया करता था। किसके यहाँ सबसे बदसूरत लड़का है, किसके यहाँ सबसे वैरायटी लड़की है, वगैरह वगैरह। इस सब का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरे कोटा में होने का भी तो कोई मतलब नहीं था। मैंने बंसल का ब्रोशर देखा, जो कि कोटा के श्लोक का अमृत पान था। बसलाइट्स कोटा के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स आते थे। मुझे बंसल का ही इम्तिहान पास करना था, लेकिन 3 दिन बाद होने वाले टेस्ट के लिए मेरी ना के बराबर तैयारी थी। वास्तव में अनेक कोचिंग क्लासेस के एंट्रेंस एग्जाम्स 1 हफ्ते के भीतर ही होने वाले थे। अगले एंट्रेंस एग्जाम 1 महीने बाद थे। अब मुझे किसी न किसी को ज्वाइन करना ही था। यदि मैं अब भी कुछ नहीं करता तो मैं मनोज दत्त से भी अधिक तेजी से पागल हो सकता था। हर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 1000 रुपये मांग रहा था। चाहे वो आपको सिलेक्ट करें या ना करें, चाहे आप ज्वाइन करें या ना करें, फीस चुकानी ही थी। मेरे पास 50,000 रुपये थे, और बाबा ने मुझसे वादा किया था कि वे 6 महीने बाद मुझे और पैसा देंगे। मेरे पास सीमित संख्या में पैसा था, इसलिए मुझे उसे बहुत चुनिंदा तरीके से ही खर्च करना था। मैंने 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को शॉर्टलिस्ट किया। बंसल, कैरियर पाथ, रेजोनेंस और 2 नए, वे इन 3 की तुलना में अधिक सस्ते, MIIT और कैरियर इनाइट। MIIT के ब्रोशर पर लिखा था, हम हर स्टूडेंट के इस लोकतांत्रिक अधिकार में विश्वास करते हैं कि उसे कोचिंग मिले, इसलिए हम एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेते। यानी इसका मतलब ये था कि MIIT श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस की श्रेणी में शामिल नहीं था। यदि वे अपने ब्रोशर पर यह लिखते तो भी चलता कि यदि आपके पास नगद पैसा है तो आपका स्वागत है। मैंने अपनी बाकी की शाम उबाऊ और दोहराव से भरे फॉर्म्स भरते हुए बिताई। मैं खुद को ये कहते हुए प्रेरित करता रहा कि मैं डिनर से पहले एक बार फिर आरती से बात करने की कोशिश करूंगा। शाम 7 बजे मैं इवनिंग वॉक के लिए बाहर निकल आया।
सड़क उन पढ़ाकू स्टूडेंट से भरी पड़ी थी जो ताज़ा हवा की अपनी रोज़मर्रा की खुराक लेने बाहर निकल आए थे। मुझे एक एसटीडी बूथ नजर आया। हेलो, मिस्टर प्रधान की रौबदार आवाज़ सुनाई दी। मैंने फौरन फ़ोन काट दिया। एसटीडी बूथ का मीटर ज़रा सा घुमा। तुम्हें पे करना पड़ेगा, दुकानदार ने उखड़े हुए ढंग से कहा। मैंने सर हिला दिया। मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैं बाबा को सुबह फ़ोन लगा चुका था। मैंने राघव को कॉल किया। राघव, मैं बोल रहा हूँ, गोपाल, कोटा से। मैंने अंतिम शब्द को कोमलता से कहा था। गोपाल, ओ वाओ, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, राघव ने कहा। मेरे बारे में? रियली? किसके साथ? आरती यहाँ है। तुम कैसे हो मैन? कोटा में कैसा लग रहा है? वी मिस यू। आरती तुम्हारे यहाँ है? मैंने उलझन भरे मन से पूछा। हाँ, वो चाहती थी कि मैं उसके कोर्स चुनने में उसकी मदद करूं। वो साइकोलॉजी को लेकर मन नहीं बना पा रही है। आरती ने बीच में राघव से फोन झपट लिया। गोपाल, कहाँ हो तुम? कोटा में। और कहाँ? मैंने तुम्हें फोन लगाया था, मैंने कहा। मैं उससे पूछना चाहता था कि वो राघव के यहाँ क्यों आई है। बहरहाल, ये मुझे बातचीत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं लगा। फिर तुमने बाद में फोन क्यों नहीं लगाया? मेरे पास तुम्हें कॉल करने के लिए कोई नंबर तक नहीं है, उसने कहा। मैं अपने लैंडलॉर्ड से पूछूंगा कि क्या मैं उनके फोन पर अपने कॉल्स रिसीव कर सकता हूं। घर कब जाओगी? मुझे तुमसे बात करना है। अभी बोलो ना, क्या बात है? अभी मैं कैसे बात कर सकता हूं? क्यों? तुम राघव के साथ हो, मैंने कहा। तो तुम राघव के यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। जब लड़कियां बस यूं ही जैसे गोलमोल शब्दों का इस्तेमाल करती हैं तो उसके कारण हमें सीधे सीधे कुछ चिंताएं होने लगती हैं। या शायद ऐसा ना हो, मेरा दिमाग ही कुछ ज्यादा सोच रहा हो। मुझे अपने लिए कोर्स चुनना है, साइकोलॉजी करूं या बीएससी होम साइंस, उसने कहा। तुम क्या करना चाहती हो? मैंने कहा। मैं एयर होस्टेस बनने से पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेना चाहती हूं। मैं केवल इसीलिए ये कर रही हूं। मुझे एक सीधा सरल कोर्स चाहिए। ओह, तो एयर होस्टेस बनने के तुम्हारे इरादे अभी भी बरकरार हैं, मैंने कहा। वेल, राघव कहता है कि हमें इतनी जल्दी सपने देखना नहीं छोड़ देना चाहिए। शायद बीएससी होम साइंस ज्यादा बेहतर होगा, है ना? ये कुछ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से मिलता जुलता है। क्या मुझे इसे छोड़कर होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए? मैं चुप रहा। राघव उसे सलाह मशवरा दे रहा है। आखिर वो है कौन? कैरियर काउंसलर या एक सड़ियल जेई रैंक हासिल कर लेने भर से उसे वचन देने का लाइसेंस मिल गया? बोलो ना गोपी, आरती ने कहा। आई एम सो कंफ्यूज्ड। फिर मैंने उसकी दबी हुई खिलखिलाहट सुनी। क्या बात है? मैंने कहा। राघव एक एयर होस्टेस की नकल कर रहा है। उसके पास ट्रे भी है, उसने मजे लेते हुए कहा। मैं तुम्हें बाद में फोन लगाता हूं। ओके, लेकिन बताना जरूर कि मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, उसने कहा। अब उसकी आवाज जरा कुछ गंभीर लग रही थी। राघव से पूछो, वो बेहतर स्टूडेंट है। कम ऑन गोपी, तुम नॉनसेंस बात कर रहे हो। हम तब बात करेंगे जब तुम अकेली होगी। कल इसी समय मुझे फोन लगाना। ओके, बाय बाय, आरती ने कहा। आई मिस यू, मैंने कहा। शायद मुझे यह कहने में एक पल की देरी हो गई थी। मुझे जवाब में केवल एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। मैं अपने कमरे पर लौट आया, जहां मेरा डिनर, टिफिन और ब्रोशोर्स मेरी राह देख रहे थे। मैं सोचने लगा कि आरती राघव की यहाँ है और हंसी ठिट्टा कर रही है। मेरे भीतर कुछ सुलगने लगा। मैंने उखड़े मन से एक ब्रोशर उठाया, शेविंग किट से एक ब्लेड निकाली, आईआईटी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के कवर चित्र काटे और उन्हें पुर्जा पुर्जा करके रद्दी कर दिया। बंसल क्लासेस वाराणसी के छोटे से अपार्टमेंट में लगने वाले मामूली ट्यूशन सेंटर्स जैसी कतई नहीं लगती थी। वो किसी इंस्टीट्यूट या बड़े कॉरपोरेट ऑफिस जैसी लगती थी। मैं उसकी विशालकाय लॉबी में खड़ा रहा और सोचता रहा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। मेरे इर्द गिर्द स्टूडेंट्स और टीचर्स की गहमा गहमी थी और वे सभी ऐसे बतियते नजर आ रहे थे मानो वे स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च करने जा रहे हों। कोटा की अनेक अन्य कोचिंग क्लासेस की ही तरह यहाँ के स्टूडेंट्स की भी खास यूनिफॉर्म थी। यहाँ दिल्ली के वे अमीर बच्चे थे जिनके पेरेंट्स उन्हें इतनी पॉकेट मनी देते थे जितना पैसा मेरे पिता साल भर में कमा पाते होंगे। दूसरी तरफ मेरे जैसे वाराणसी से आए लूजर्स थे जिनके पास न तो यहाँ होने के लिए पर्याप्त पैसा था न पर्याप्त अकल। लेकिन कपड़ों की समानता का ये मतलब नहीं था कि बंसल में सभी स्टूडेंट्स को समान माना जाता था। यहाँ भी एक किस्म की वर्ग प्रणाली थी जिसका आधार ये था कि एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के आपके अवसर कितने उज्जवल हैं। एडमिशन ऑफिस में बैठे एक व्यक्ति ने मुझसे फॉर्म लिया। हाई परफॉर्मर, उसने पूछा। मैं सोचने लगा कि आखिर कोई व्यक्ति इस तरह के सवाल का क्या जवाब दे सकता है। एक्सक्यूज मी, यदि आपके 12वीं में 85% से अधिक अंक हैं या यदि आपकी AIIEE में 40,000 तक की रैंक है तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है, उसने मुझे समझाया।
मुझे 79% अंक मिले थे और मेरी AIIE रैंक थी 52,043। मैंने कहा, ओ, तब तो आपको फुल रेट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होगा, एडमिशन ऑफिसर ने कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि AIIE रैंक इस तरह सीधे सीधे डिस्काउंट के पैसे में भी बदल सकती है। मुझे डिस्काउंट नहीं मिल सकता, मैंने कहा। मैं सोच रहा था कि क्या यहाँ मोल भाव करने से बात बन सकती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि एंट्रेंस एग्जाम में आपका प्रदर्शन कैसा है, ऑफिसर ने कहा और मेरे फॉर्म पर ठप्पा लगा दिया। उसने मुझे एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक रिसीट कम एडमिट कार्ड दे दिया। क्या मुझे आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई करने की जरूरत होगी? अब 2 दिन में तुम भला क्या पढ़ लोगे? खैर, तुम्हारे मार्क्स देखकर लगता नहीं कि तुम बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो। मैं तो यही सुझाव दूंगा कि तुम किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो, उसने जवाब दिया। थैंक्स, मैं ऐसा ही करूंगा, मैंने कहा। ऑफिसर ने आसपास देखा कि कहीं कोई उनकी बात तो नहीं सुन रहा। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे कजिन ने हाल ही में एक इंस्टीट्यूट खोला है, मैं तुम्हें वहां 15% डिस्काउंट दिला सकता हूं। मैं चुप रहा। उसने मुझे एक विजिटिंग कार्ड थमा दिया, ड्रीम IIT। पैसा क्यों बर्बाद करना, कोर्स मटेरियल तो वही है। मेरा कजिन एस बंसल फैक्ट्री है। मैंने कार्ड का मुआयना किया। लेकिन इस बारे में किसी को मत बताना, ओके, उसने कहा। सभी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी मुझे ऐसी ही घटना का सामना करना पड़ा। सफल JEE कैंडिडेट्स जो वांटेड आतंकवादी जैसे लग रहे थे कि टांग साइट्स तस्वीर से लदी फदी दीवारें मुझे हर जगह नजर आईं। मैंने ये भी पाया कि तथाकथित इंस्टीट्यूट्स रिपीटर्स के बारे में कुछ ज्यादा ही हो हल्ला करते हैं। आखिर रिपीटर्स एक बार नाकाम हो चुके थे और इंस्टीट्यूट्स अपने आंकड़ों पर पलीता नहीं लगाना चाहते थे। टॉप इंस्टीट्यूट्स दावा करते हैं कि वे 1 साल में 500 तक को IIT भिजवाते हैं। निश्चित ही ये इंस्टीट्यूट्स ये नहीं बताते कि वे 10,000 स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं, जिनमें से केवल 500 ही कामयाब हो पाते हैं। इसका मतलब ये था कि सिलेक्शन का अनुपात महज 5% था। बहरहाल JEE का ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो 2% से भी कम का था और कोटा इंस्टीट्यूट्स उससे बेहतर प्रदर्शन करने का दावा करते थे। कैंडिडेट्स की प्री स्क्रीनिंग औसत से अधिक सिलेक्शन का एकमात्र कारण हो सकती है। खैर, देश भर से आए मेरे जैसे स्टूडेंट्स तो यूं भी उनके इर्द गिर्द मंडराते रहते थे और अपने एडमिशन फॉर्म सबमिट करने के लिए कतार लगाकर खड़े रहते थे। MIIT और कैरियर इनाइट के यहाँ कम स्टूडेंट्स थे। वास्तव में उन्होंने तो मुझे स्पोर्ट पर ही ऑफर दे डाले और कैरियर इनाइट ने तो 20% डिस्काउंट का भी प्रस्ताव रखा। डिस्काउंट केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब आप तत्काल साइन अप करें, अगली बार आने पर नहीं, आक्रामक से सेल्समैन कम एडमिशन इंचार्ज ने मुझसे कहा। लेकिन मैंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है। तुम बंसल जाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? उसने मुझे इस तरह देखा मानो उसे सब कुछ पता हो। मैं चुप रहा। मैं एस बंसलाइट हूं। क्या कोटा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एस बंसलाइट ना हो? मैंने कहा और वहां से बाहर चला गया। गोपाल, तुम्हारी आवाज सुनकर बद अच्छा लगा, आरती ने कहा। वो मुझे 1 सेकंड में ही पहचान गई थी। इससे मुझे अच्छा लगा। गो टू हेल, तो मेरी कोई परवाह नहीं है, हेमिन ने कहा। हाउ टू स्टूपिड, मुझे तुम्हारी परवाह है, लेकिन पहली बात तो ये कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा नंबर है जिस पर तुम्हें फोन लगाया जा सके? हाँ है, मैंने कहा और उसे मेरे मकान मालिक का नंबर दे दिया। लेकिन इस पर ज्यादा कॉल मत करना, हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं। तो क्या हो गया? वैसे भी तुम्हारे कॉल करने वाली अकेली मैं ही तो होंगी, है ना? आरती ने कहा। हाँ, खैर, क्या चल रहा है? मुझे तो यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या वाकई वहां इतना बुरा लग रहा है? तुमने पढ़ाई शुरू की? उसने पूछा। नहीं, अभी मैं नहीं कर सकता। उन किताबों को फिर से शुरू करना कठिन है। शायद कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे मोटिवेशन मिले। मुझे वहां होना चाहिए था, मैं तुम्हें मोटिवेट करती। वो हंस पड़ी। ऐसे मजाक मत करो, सब ठीक हो जाएगा गोपी, बस एक और कोशिश। यदि तुम इस बार कामयाब हुए तो तुम्हारा करियर बन जाएगा। आई मिस यू, मैंने कहा। मेरे करियर जैसी बेकार की चीज में कम दिलचस्पी थी। ओह, उसने कहा। मेरे इस तरह एकदम से ये कह देने से वो कुछ चकित थी। मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ। मेरा कोई नहीं है आरती, मैंने कहा। ऐसा मत कहो, बाबा हैं, राघव, मैं, हम तुम्हारे बारे में बहुत बात करते हैं। उसकी आवाज नम पड़ती गई। हम कपल क्यों नहीं बन सकते? प्लीज वो सब फिर से मत शुरू करो, हम पहले ही उस बारे में काफी बात कर चुके हैं, उसने कहा। क्यों नहीं? तुम कहती हो कि तुम मुझे मिस करती हो, मेरी परवाह करती हो, फिर? मैं तुम्हारी बद परवाह करती हूं, लेकिन उस तरह से नहीं। एनीवे, हमें अपने अपने करियर पर फोकस करना है। तुम वहां हो, मैं यहां हूं। यदि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो कम से कम मैं उससे बात तो कर पाता। मैं बद अकेलापन महसूस करता हूं आरती, मैंने कहा। गोपाल, तुम होमसिकनेस महसूस कर रहे हो। तुम मुझसे जिस बारे में चाहे बात कर सकते हो, या हम चैट कर सकते हैं इंटरनेट पर। मैंने देखा था कि मेरे घर के आसपास कुछ साइबर कैफे हैं। हाँ,
अपना जीमेल आईडी बनाओ। मेरा आईडी है lyingarti@gmail.com। मुझे इनवाइट करो। लाइंग आरती? मैं हंस पड़ा। शट अप! मैं और जोर से हंस पड़ा। कम से कम इससे तुम्हारा मूड तो अच्छा आया, उसने कहा। मेरे प्रपोजल के बारे में सोचना। कोई प्रपोजल नहीं है। और अब कॉल्स पर अपना पैसा मत बर्बाद करो। हम शाम को चैट कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी और तुम अपने बारे में बताना। ओके? ओके। है, लिसन, मुझे कोई जाना पहचाना लेकिन महंगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या कोई नया लेकिन सस्ता? जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे, आरती ने जवाब दिया। एंड नाउ बाय, डिनर टाइम। कोटा आए मुझे 1 हफ्ता हो चुका था और मैं अपने लिए कुछ फैसले ले चुका था। पहली बात तो ये कि मैं बंसद एग्जाम क्लियर नहीं कर सका। मैं उनके अलग 5-4 पाठ्यक्रम ज्वाइन कर सकता था, लेकिन उससे मेरे कोटा आने का मकसद ही बेकार हो जाता। रेजोनेंस ने एंड वक्त पर अपनी फीस बढ़ा दी। वो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं रह गया था, इसलिए मैंने उनके एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कैरियर पाथ प्रोग्राम की वेट लिस्ट के लिए ट्राई किया। 5. तुम्हारे पास अजब मौका है। अनेक स्टूडेंट्स तो किसी भी हालत में बंसल और रेजोनेंस ही ज्वाइन करेंगे, कैरियर पाथ के एक लोग ने मुझसे कहा। लेकिन कैरियर पाथ की वेटिंग लिस्ट की भी अपनी एक कीमत थी। MIIT और कैरियर इनाइट ने मेरे सामने 30% डिस्काउंट का दाव रखा था। तुम में काबिलियत है, MIIT के एक लोग ने मुझसे कहा। तुमने कैरियर पाथ क्लियर कर दिया, जिसका मतलब है कि तुम में संभावनाएं हैं। अब हमारे यहाँ कम सस्ती दर पर पढ़ाई करो और एग्जाम में पास हो जाओ। कैरियर पाथ पर 1000 की भीड़ में तुम कहीं खो जाओगे, लेकिन इनाइट में तुम स्पेशल होगे। एक और एस बंसेलाइट का इंस्टीट्यूट चला रहे एक एस बंसेलाइट ने मुझसे कहा। बहरहाल 5 दिन बाद कैरियर पाथ ने मुझे बताया कि मैं पास हो गया हूं। मैंने कांपते हाथ के साथ कैरियर पाथ के अकाउंटेंट को 20,000 रुपए का ड्राफ्ट थमाया। यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगा, अकाउंटेंट ने कहा। मैंने फटाफट केम के लिए जरूरी आइटम्स चुने, कोर्स मटेरियल, आईडी कार्ड, टाइम टेबल, सर्कुलर्स और अनेक वर्कशीट्स जिनकी मुझे अगले 3 महीने में जरूरत पड़ने वाली थी। मैंने 3 जोड़ी कैरियर पाथ की यूनिफॉर्म्स भी ली। उसे पहनकर मुझे लगा कि मैं किसी बजट होटल का रिसेप्शनिस्ट हूं। मैं यूनिफॉर्म हाथ में लिए इंस्टीट्यूट से बाहर चला आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, काला कोट पहने एक लोग ने मुझे रोकते हुए कहा। हेलो, मैंने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं और क्या कहूं। मैं संजीव सर हूं। वे मुझे यहां पुली कहकर पुकारते हैं। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। मैंने उससे हाथ मिलाया। ऐसा लग रहा था कि कोटा में पुली प्रॉब्लम सॉल्व करने में संजीव सर का कोई तोड़ नहीं था। मुझे जल्द ही समझ आ गया कि कोटा के तमाम इंस्टीट्यूट्स में ऐसे ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे। कैरियर पाथ के पास अपने सूरमा थे। गणित पढ़ाने वाले एक मिस्टर वर्मा को बायनोमियल स्वामी के नाम से पुकारा जाता था। मिस्टर जडेजा केमिस्ट्री पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स प्यार से उन्हें बैलेंस जी कहते थे। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए उनके पास बेजोड़ तरकीब हुआ करती थी। अफवाह तो ये भी थी कि उन्होंने उन्हें पेटेंट कराने की भी कोशिश की थी। मैं गोपाल हूं, वाराणसी से। AIIEE प्रोग्राम, मिस्टर पुली ने कहा। JEE भी सर। गुड। हाई पोटेंशियल? उन्होंने कैरियर पाथ के स्टूडेंट्स के अंदरूनी वर्गीकरण के बारे में पूछा। नहीं सर, मैंने कहा और नज़र झुका ली। एक बार कम मार्क्स पाने के बाद आपको बहुत जल्द नज़र झुकाने की आदत पड़ जाती है। इट्स ओके। कई नॉन हाई पोटेंशियल स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं। यह सब कड़ी मेहनत पर डिपेंड करता है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा सर, मैंने कहा। गुड, मिस्टर पुली ने कहा और मेरी पीठ थपथपाई। कोटा आने के 1 महीने बाद मैं खुद को एक सच्चा कोटावासी कह सकता था। 1000 अन्य स्टूडेंट्स की ही तरह मेरी नई जिंदगी की भी एक लह बन गई थी। कैरियर पाथ किसी स्कूल की तरह था, बस उसमें मौज मस्ती के लिए कोई जगह न थी। क्लास में कोई शोर नहीं करता था, ना कोई एक दूसरे से मजाक करता था और क्लासेस बंक करने के बारे में तो कोई सोचता तक नहीं था। आखिरकार सभी यहाँ अपनी मर्जी से आए थे और यहाँ होने के लिए उन्होंने काफ़ी कीमत चुकाई थी। हमारी एक दिन में 3 से 4 क्लासेस लगती थीं, जो दोपहर को शुरू होती। कहने को तो ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स सुबह का स्कूल अटेंड कर सके, लेकिन हकीकत में 12वीं के स्टूडेंट्स कभी स्कूल नहीं जाते थे। कैरियर पाथ का एक कोऑपरेटिव CBSE स्कूल से एग्रीमेंट था, जिसकी एक लचीली अटेंडेंस पॉलिसी थी। अफवाह तो ये भी थी कि इसके लिए कैरियर पाथ द्वारा अच्छी खासी रकम दी जाती थी। पहल तो मुझे कैरियर पाथ का शेड्यूल बिल्कुल पसंद ना आया। लेक्चर्स दोपहर 2 बजे शुरू होते थे और रात 9 बजे तक चलते थे। इसके बाद स्टूडेंट्स डिनर के लिए घर जाते थे और डेली प्रैक्टिस शीट्स तैयार करते थे, जो कि पढ़ाए जा रहे लेसन के आधार पर 10 प्रॉब्लम्स की एक सूची हुआ करती थी। आमतौर पर मेरा काम आधी रात तक खत्म हो पाता था।
कुछ घंटे सोने के बाद मैं उठ जाता था और अगले दिन की क्लासेस की तैयारी करता था। इस बीच मैं अपने घरेलू काम भी करता था, जैसे कपड़े धोना और ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करना। मैं पागल की तरह यह सब करता रहता था, इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छी तैयारी करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं अपने आप को व्यस्त रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोटा का अकेलापन मेरी जान ले ले। एक बार हमारी क्लासेस देर से ख़त्म हुई। 9:30 बजे मैं साइबर कैफ़े पहुंचा, जो कि आरती से चैट करने के मेरे आम वक्त से देरी से था। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि वह अभी भी ऑनलाइन थी। मैंने एक मैसेज टाइप किया, गोपाल कोटा फैक्ट्री, हाय, लाइंग आरती, हे गेस व्हाट। यदि लड़कियों को ग्रामर के साथ नए सिरे से लिखने को कहा जाए तो उसमें केवल एक्सक्लेमेशन मार्क ही होंगे। गोपाल कोटा फैक्ट्री, क्या हुआ? लाइंग आरती, मैं BHU कैंपस में हूं, उनके कंप्यूटर सेंटर पर। गोपाल कोटा फैक्ट्री, कैसे? लाइंग आरती, राघव ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, वही मुझे यहाँ लाया है। उसने कहा है कि मैं यहाँ कभी भी आ सकती हूँ और कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ। गोपाल कोटा फैक्ट्री, क्या बहुत देर नहीं हो गई? तुम वापस कैसे जाओगी? लाइंग आरती, मेरे पास डैड की लाल बत्ती वाली कार है, किसमें हिम्मत है जो मुझसे पंगा लेगा? गोपाल कोटा फैक्ट्री, तुम राघव से कितनी बार मिलती हो? लाइंग आरती, ये भला किस किस्म का सवाल हुआ? क्या दोस्त से मिलने का कोई टाइम टेबल होता है? गोपाल कोटा फैक्ट्री, वह तुम्हारा बस फ्रेंड ही है ना? लाइंग आरती, यस डियर, तुम्हें इंजीनियर के बजाय जासूस बन जाना चाहिए। गोपाल कोटा फैक्ट्री, लाइंग आरती, मैं केवल उसका कैंपस देखने आई थी, और तुम्हारे वहां क्या चल रहा है? गोपाल कोटा फैक्ट्री, मुझे कोटा में 1 महीना पूरा हो गया है। लाइंग आरती, कम से कम अब तुम उसे उजड़ा चमन तो नहीं कहते? गोपाल कोटा फैक्ट्री, हाँ, लेकिन मैं बहुत बिजी हूं, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूं, हमारे लास्ट टेस्ट भी है। लाइंग आरती, तुमने अच्छे से किया ना? गोपाल कोटा फैक्ट्री, टॉप 5% में, इतनी कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए बुरा स्कोर नहीं है। लाइंग आरती, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बार JEE क्रैक करोगे। गोपाल कोटा फैक्ट्री, तुम जानती हो, यदि मैंने ऐसा किया तो तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? लाइंग आरती, हियर वी गो अगेन। गोपाल कोटा फैक्ट्री, क्या? लाइंग आरती, हम जैसे हैं मुझे वैसे ही अच्छा लगता है, और भला इसका JEE से क्या ताल्लुक है? तुम मेरे फेवरेट हो। गोपाल कोटा फैक्ट्री, इतने सारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल मत करो। लाइंग आरती, हाँ? गोपाल कोटा फैक्ट्री, कुछ नहीं, एनीवे, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे अपनी डेली वर्कशीट करनी है। लाइंग आरती, ओके। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझसे कुछ देर और चैट करने को कहेगी, केवल एक सूखा ओके भर नहीं कह देगी, लेकिन उसने तो मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैंने डिनर किया या नहीं। लाइंग आरती, तुमने डिनर कर लिया? गोपाल कोटा फैक्ट्री, अभी नहीं, घर जाके कर लूंगा। लाइंग आरती, कूल। जब लड़कियां कुछ छुपाने की कोशिश करती हैं तो वे लड़कों की तरह बात करने लगती हैं और कूल जैसे एक्सप्रेशंस का उपयोग करने लगती हैं। गोपाल कोटा फैक्ट्री, हाउ अबाउट यू? लाइंग आरती, राघव मुझे ट्रीट दे रहा है, लेकिन केवल अपने ही कैंटीन पर, चीपो। गोपाल कोटा फैक्ट्री, तुम अब तक एक्साइटेड लग रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब कोई चैट पर आपको जवाब नहीं देता तो हर मिनट 1 घंटे के बराबर लगने लगता है। 5 लंबे मिनट बाद उसने आखिरकार कुछ लिखा। लाइंग आरती, क्या? मैंने सोचा कुछ देर उसे भी इंतजार कराया जाए, लेकिन मैं 10 सेकंड से ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं सका। गोपाल कोटा फैक्ट्री, कुछ नहीं। लाइंग आरती, ओके, एनीवे, राघव भी यहाँ है, वो हाई कह रहा है, मुझे जल्दी से खाकर घर पहुंचना होगा, बाद में चैट करते हैं। XOXO। मुझे पता नहीं था कि XOXO का क्या मतलब होता है। X का मतलब माना जाता है हग्स और O का मतलब माना जाता है किसेस। मुझे नहीं लगता आरती का यही मतलब रहा होगा। उसने लॉग आउट कर दिया। मेरे पास 20 मिनट का इंटरनेट टाइम बाकी था। मैंने इन 20 मिनट का इस्तेमाल वही करने के लिए किया जो साइबर कैफे आने वाले अधिकतर लड़के करते हैं, या तो ऑफिशियल IIT वेबसाइट पर सर्व करना या पॉर्न देखना। मेरे ख्याल से लड़के कोटा में ये 2 चीजें ही सबसे ज्यादा चाहते थे। कोचिंग सेंटर कम से कम इनमें से एक को पाने में आपकी मदद कर सकते थे। आरती का जन्मदिन आने तक मैं कोटा में 3 महीने बिता चुका था। पहली बार मैं क्लास टेस्ट में टॉप 25 परसेंटाइल तक पहुंचने में कामयाब रहा था। बैल्जी ने मुझे बधाई दी। मेरे केमिस्ट्री स्कोर में 20 अंक की बढ़ोतरी हो चुकी थी। अलबत्ता मिस्टर पोली को फिजिक्स में मेरा औसत दर्शन नहीं भाया। शिशिर सर, जिन्हें परम्यूटेशन गुरु के नाम से भी जाना जाता था, मेरी सीट के पास आकर कुछ सेकंड के लिए रुके। वजह, मेरे मैथ्स के मार्क्स में भी 10% अंक की बढ़ोतरी हुई थी। फिजिक्स क्लास में बैठते ही मैंने आंसर शीट अपने बैग में रख ली। मैंने 300 सीट वाले इस लेक्चर में चारों तरफ देखा। मिस्टर पुली हाथ में माइक थामे बोल रहे थे। जब भी उन्हें लगता कि क्लास का ध्यान उनकी ओर नहीं है, वे माइक थपथपा देते। मुझे अब भी एक लंबा सफर तय करना था।
आईआईटी सीट के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करने के लिए कैरियर पाथ में कम से कम टॉप 5 परसेंटाइल तक पहुंचना जरूरी था। आईआईटी सीट हासिल करना कोई मजाक नहीं है, मिस्टर पुली ने कहा। अलबत्ता ऐसा किसी ने भी नहीं कहा था कि वो मजाक है। एक हाइपर कॉम्पिटिटिव क्लास में अपना परसेंटाइल बढ़ाना आसान नहीं है। आपको आईआईटी को पूरी तरह से जीना पड़ता है। हर क्लास टेस्ट के टॉप 20 स्टूडेंट्स को रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता था। उन्हें जेस कहा जाता था और एक टाइटल अब भी मुझसे दूर था। जेस का मतलब होता था ग्रुप ऑफ एका मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। जेस वे अक्सर गीक्स होते थे जो सेक्स करने के बजाय फिजिक्स की प्रॉब्लम सुलझाने को प्राथमिकता देते थे और जिनके लिए मौज मस्ती का मतलब था पीरियोडिक टेबल को रट लेना। कैरियर पाथ अपने इन जेस का बहुत ध्यान रखता था क्योंकि उनमें जेईई की टॉप 100 रैंक क्रैक करने की क्षमता होती थी और इस कारण वे कैरियर पाथ के लिए विज्ञापन की तरह थे। जेस को बहुत अहमियत दी जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे हम कल्पना कर सकते हैं लक्स साबुन के अधिकारी द्वारा अपनी ब्रांड एम्बेसडर कटरीना कैफ को दी जाती होगी। मैं अभी जेस बनने के करीब नहीं पहुंचा था। बहरहाल टॉप 25 परसेंटाइल भी अच्छी स्थिति थी। मैं आरती से ये शेयर करना चाहता था। साथ ही मैंने उसे कहा था कि उसे जन्मदिन विश करने वालों में सबसे पहला नाम मेरा ही होगा। आधी रात के करीब मैं एक एसटीडी बूथ पर गया। 11:58 पर मैंने फोन उठाया और उसका नंबर घुमाया। मुझे बिजी सिग्नल मिला। मैंने फिर कोशिश की लेकिन घंटी नहीं बजी। मैंने 5 बार कोशिश की लेकिन लाइन लगातार एंगेज थी। सर के टोस को भी कॉल करने दीजिए, शॉपकीपर ने कहा। गनीमत थी कि लाइन में केवल एक ही व्यक्ति खड़ा था। वो एक स्टूडेंट था और गुवाहाटी में अपनी मम्मी को हैप्पी बर्थडे विश करने का इंतजार कर रहा था। उसका कॉल 12:05 पर खत्म हुआ। मैं इत्मीनान से इंतजार करता रहा। उसके बाहर निकलते ही मैं फौरन भीतर घुसा और आरती को फिर कॉल किया। लाइन अब भी बिजी थी। अनेक बार कोशिश करने के बाद शॉपकीपर ने मुझे सहानुभूति के साथ देखा। उसने मुझे कहा कि उसे 12:30 पर अपनी दुकान बंद करनी होगी। मैं 2-2 मिनट के अंतराल से बार बार कोशिश करता रहा लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मैंने राघव के घर पर फोन लगाने का सोचा। चूंकि शुक्रवार की शाम थी इसलिए मुझे पता था कि राघव वीकेंड के लिए घर पर ही होगा। मैंने नंबर डायल करने से पहले पल घर को झिझका। जाहिर है यदि इतनी रात को फोन की घंटी घनघनाती है तो इससे पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। बहरहाल मैंने नंबर लगाया और मेरा शक सही निकला। लाइन बिजी थी। मैंने बार बार राघव और आरती के नंबर लगाने की कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। आरती के लिए मेरी गुड विशेस खत्म हो गई और रोमांच गुस्से में बदल गया। आखिर राघव को उसे आधी रात को विश करने की क्या जरूरत आन पड़ी और क्या बर्थडे विशेस में इतना समय लगता है। शॉपकीपर ने मेरी बूथ विंडो थपथपाई। यदि मैंने दुकान और देर तक खुली रखी तो पुलिस मुझे परेशान करने लगेगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त एसटीडी बूथ कहां खुले होंगे? मैंने कहा। रेलवे स्टेशन, शॉपकीपर ने कहा और बत्ती बुझा दी। उस समय कोई भी ऑटो रिक्शा वाला कम दाम पर रेलवे स्टेशन जाने को तैयार नहीं था, लेकिन यदि मैं दौड़ लगाता तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। रात 1 बजे मैं कोटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा। 5 किलोमीटर जॉगिंग करने के कारण मैं हाफ रहा था। इस समय भी स्टेशन पर चहल पहल थी। एक ट्रेन आई और जनरल कोटा पैसेंजर सीट पाने के लिए दौड़ पड़े। मुझे एक एसटीडी बूथ मिला और मैंने आरती को कॉल लगाया। इस बार फोन की घंटी बजी। मैंने गहरी सांस ली। उस समय मेरा मिजाज बहुत अच्छा नहीं था। बर्थडे गर्ल के फोन उठाने पर मैं अपने आप को नियंत्रित रखना चाहता था। हेलो, मिस्टर डीएन पठान की आवाज आई। हेलो अंकल। अंकल गोपाल, मैं बिना जाने बुझे कहने लगा, हालांकि मुझे फोन रख देना चाहिए था, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद मेरे लिए आरती से बात करना बहुत जरूरी हो गया था। ओह यस, होल्ड ऑन, उन्होंने कहा और आरती को पुकारा। आरती फोन के पास आई। मैं उसके पिता के साथ उसकी बातचीत सुन सकता था। फोन पर कितना बात करोगी? तुम्हारे दोस्त के फोन तो रुकने का नाम नहीं लेते, उसके पिता ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये मेरा बर्थडे है डैड, आरती ने कहा और फोन उठा लिया। हैप्पी बर्थडे आरती। मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी आवाज से रोमांच झलके। हे गोपाल, थैंक्स, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो मुझे विश करने के लिए इतनी रात तक जागते रहे, उसने कहा। मैं इतनी रात तक जागने के अलावा 5 किलोमीटर दौड़ा भी हूं और अब मुझे फिर लौट कर जाना है। मैं उसे कहना चाहता था लेकिन कहा नहीं। मैं 1 घंटे से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था। रियली? आरती ने कहा। हाँ, लाइन बिजी थी। तुम किससे बात कर रही थी? मैं तुम्हें सबसे पहले विश करना चाहता था। ओह, मेरे कजन्स, वही जो अमेरिका में हैं, वहां मेरी आंटी रहती है ना। उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा ही बेपरवाह लग रही थी। आरती भूल गई कि मैं उसे 8 साल से जानता था। मैं बड़ी आसानी से समझ सकता था कि वो कब झूठ बोल रही है और कब सच। वे इतनी देर से 1 घंटे तक बात करते रहे। 1 घंटा या मैंने उनसे केवल 2 मिनट बात की। शायद मैंने फोन ठीक से ना रखा होगा।
लीव इट। तुम कैसे हो? काश तुम भी यहां होते। वाकई? हाँ ऑफ कोर्स। मैं तुम्हें मिस करती हूं, आरती ने कहा। उसकी आवाज इतनी ईमानदार थी कि यह विश्वास करना कठिन लग रहा था कि 10 सेकंड पहले उसने मुझसे झूठ बोला था। यदि तुमने फोन गलत रख दिया था तो फिर उसे अब किसने ठीक कर दिया? गोपाल, मुझसे इस तरह पूछताछ मत करो। आई हेट दिस। आज मेरा बर्थडे है और तुमने अपने बर्थडे के दिन झूठ बोला? या हमारी दोस्ती की कसम खाकर कहो कि राघव ने कॉल नहीं किया था, मैंने कहा। या आरती ने कहा। उसकी आवाज तेज थी। कसम खाऊं? हमारी दोस्ती क्या है? 10 साल? उसने फोन लगाया था ना, तुम उसी से बात कर रही थी। तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? इट्स माई बर्थडे। क्या तुम इसे इतना टेरेसफुल बनाना चाहते हो? मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया। बहुत देर हो चुकी है। डैड आसपास मंडरा रहे हैं। कल नेट पर चैट करें, मेरे कॉलेज के बाद। मेरी क्लासेस हैं, मैंने कहा। संडे को चैट करते हैं दोपहर में, ओके? आरती, मेरे साथ ईमानदारी से पेश आने की कोशिश करो। मैं ईमानदारी को बहुत अहमियत देता हूं, मैंने कहा। ऑफ कोर्स। ओके बाय नाउ। डैड मुझे डर्टी लुक्स दे रहे हैं। ईमानदारी से बाय, मैंने कहा। मैं लौटकर वापस चला आया, अपनी लाई रोकता हुआ। संडे तक इंतजार करो, मैंने खुद को दिलासा देते हुए कहा। वो संडे को ऑनलाइन नहीं आई। मैंने साइबर कैफे में 2 घंटे गुजारे। 12 के 1 और 1 के 2 बज गए। आप इससे ज्यादा समय तक पॉर्न नहीं देख सकते। मैंने इतनी एक्साइटेड फिल्में डाउनलोड कर ली थी कि मैं अब उनसे एक वीडियो लाइब्रेरी खोल सकता था। अब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटा सा वादा निभाना भी कितना मुश्किल साबित हो रहा था। मैंने उससे बात करने के लिए संडे तक का बेसब्री से इंतजार किया था। समय भी उसी ने तय किया था, मैंने नहीं। मैं अपने गुस्से का इजहार करना चाहता था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने झल्लाहट में कंप्यूटर के सीपीयू को ठोकर मारी। उसकी बिजली गुल हो गई। तुम क्या कर रहे हो? साइबर कैफे का मालिक दौड़ता हुआ मेरे पास आया। सॉरी, मेरे साथ टेंशन प्रॉब्लम है। मैं इस प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा और बाहर चला गया। मैं एसटीडी बूथ पर गया और उसके घर फोन लगाया। इस बार उसकी मां ने फोन उठाया। गुड आफ्टरनून आंटी, गोपाल हियर। हेलो गोपाल, आरती की मां ने खेप से कहा। उनके पतिदेव भले ही डीएम हैं, लेकिन उनमें अपने पति से भी ज्यादा एटीट्यूड था। आंटी, आरती घर पर है? वो तो सुबह ही राघव के साथ कानपुर चली गई। कानपुर? मैं हैरान रह गया। वो वाराणसी से 300 किलोमीटर दूर राघव के साथ गई? हाँ, आईआईटी कानपुर में कोई फेस्टिवल है। राघव डिबेटिंग टीम में है, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। सिंगिंग शायद। ओके, मैंने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब इससे ज्यादा और क्या पूछूं। कोई खास बात थी? आरती की मां ने पूछा। हेल, बहुत खास बात थी आंटी। मैं जानना चाहता था कि आपकी बेटी का क्या सीन चल रहा है। कोई खास बात नहीं। वे आज रात तक लौट आएंगे ना? रास्ता सेफ नहीं है। ऑफ कोर्स। वो सरकारी गाड़ी में गई है, उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी है। मैं आरती के इर्द गिर्द अपने खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर देना चाहता था। थैंक्स आंटी, मैंने कहा। ओके, खूब पढ़ाई करो, तब तुम भी एक टॉपर कॉलेज में होगे और राघव की तरह मजे कर सकोगे। यस आंटी, मैंने कहा और फोन रखने से पहले एक टॉपर कॉलेज ज्वाइन करने के लिए अपनी निष्ठा एक बार फिर जाहिर की। मैंने अपना बटुआ टटोला। मेरे महीने भर के 1000 रुपए के बजट में से अब महज 100 रुपए बचे थे। नवंबर का महीना पूरा होने में अब भी 10 दिन बाकी थे। मैंने कॉस पर इतना पैसा खर्च करने के लिए खुद को बहुत कोसा। मैंने खुद से कहा कि अब मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा, अब वही मुझे कॉल या मेल करेगी। लेकिन अगले ही पल मैं फिर उसके बारे में सोचने लगा। मेरी अपने आप से पागल जैसी बातचीत होने लगी। वो उसके साथ डेटिंग नहीं कर रही होगी। उसने मुझे कहा था कि वो किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, और यदि है तो वो मुझे ही चुनेगी, मिस्टर आशावादी गोपाल ने कहा। बहरहाल मिस्टर निराशावादी गोपाल ये बात मानने को तैयार नहीं थे। तो क्या हुआ यदि राघव दिखने में मुझसे बेहतर है, लेकिन आरती इतनी सतही लड़की नहीं है? मैं उसे कितने साल से जानता हूं। मिस्टर आशावादी ने फिर अपनी बात रखी। लेकिन राघव का भविष्य कितना उज्जवल है, मिस्टर निराशावादी ने कहा। लेकिन क्या वो किसी लड़के को केवल जेई रैंक के आधार पर चुनेगी? वो लड़की है, कोई वाहियात इंस्टीट्यूट नहीं, मिस्टर आशावादी ने फिर कहा। उसको वो एक मजेदार इंसान लगता है, मिस्टर निराशावादी ने कहा।
लेकिन उसको तो सेक्स के जोक्स भी मजेदार लगते हैं, मिस्टर आशावादी ने फिर कहा। मेरे भीतर मौजूद ये दोनों आशावादी और निराशावादी व्यक्ति चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे और उनके कारण मेरा सर दुखने लगा। लड़कियों को कभी इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता कि उनके व्यवहार का लड़कों पर क्या असर पड़ता है। मुझे आरती से बात करनी ही थी। मेरा गुस्सा फिर उभरने लगा। मैं दौड़कर कोटा स्टेशन पहुंच जाना चाहता था और बिना रिजर्वेशन वाराणसी पहुंच जाना चाहता था। मैं बेल्स जी या मेरे परसेंटाइल या स्टूपिड करियर पाथ के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था। यदि राघव ने आरती के साथ कुछ किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घर पहुंचकर मैंने 6 बार डोरबेल बजाई। सब ठीक तो है ना? अंकल ने कहा। जो भी हो, मैं फांसी के फंदे पर नहीं लटकने वाला, ओके? चिल्लाने से तनाव कम करने में मदद मिलती है। क्या? उन्होंने कहा। वे मेरी बात से शॉक्ड थे। सॉरी, मैंने कहा। आप अपने मकान मालिक के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं पूरी रात नहीं सो सका। मैं उसके बारे में इतना सोचने के लिए खुद को कोस रहा था। वो झूठी है, डिचर है और परिंदे लड़की है, मैंने अपने आप से 50 बार कहा, लेकिन मैं उसे अपने ख्याल से दूर नहीं कर पा रहा था। यार, यकीनन एक वाहियात चीज है। अगले दिन लास्ट में एक सरप्राइज टेस्ट था जिसमें मैंने बहुत बुरा दर्शन किया। जब मैं केमिस्ट्री के एक आसान सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया तो बैलेंस जी ने मुझे झड़क दिया, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं उस लड़की से सीधी बात करना चाहता था। लास्ट क्लास खत्म होते ही मैं साइबर कैफे पहुंच गया। वो ऑनलाइन नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। उसे एक बार फिर से कॉल लगाना तो अपने उतावलेपन को जाहिर करना होगा। कैरियर पाथ में मेरा यह हफ्ता बहुत खराब गुजरा था। मेरे रिजल्ट्स 80 परसेंटाइल पर जा पहुंचे थे, जिसका मतलब था कि 100 में से 80 स्टूडेंट्स ने मुझसे बेहतर दर्शन किया था। कैरियर पाथ के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि किसी स्टूडेंट के दर्शन में अधिकतम सुधार या अधिकतम गिरावट को दर्ज कर लेता था। मेरे दर्शन में अधिकतम गिरावट पाई गई। यह एक्सेप्टेबल नहीं है, शिशिर सर, जो कि कंप्यूटेशन गुरु और कैरियर पाथ के पार्टनर थे, ने कहा। आई एम सॉरी सर, मैंने कहा। आई होप तुम बुरी सोहबत में नहीं पड़ गए हो। मेरा कोई दोस्त ही नहीं है तो बुरी सोहबत का सवाल ही नहीं उठता, मैंने सच ही कहा। यदि दोस्त नहीं है तो जल्दी से कुछ दोस्त बना लो, शिशिर सर ने कहा। कोटा में अपना जीवन अच्छे से बिताने के लिए तुम्हें कुछ दोस्त की जरूरत होगी। मैंने शिशिर सर की ओर देखा। वे युवा थे और उनकी बात में सच्चाई लग रही थी। मैं जानता हूं यह कितना कठिन है, आखिर मैं भी तो कोटा का ही प्रोडक्ट हूं। संडे को मैं फिर साइबर कैफे गया। हमेशा की तरह कोई ईमेल नहीं था। बहरहाल 5 मिनट बाद ही वो ऑनलाइन नजर आई। मेरे भीतर के एक हिस्से ने मुझे उससे बात करने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद बातचीत की शुरुआत मैंने ही की। गोपाल, कोटा फैक्ट्री। हाय। उसने 2 मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक और हाई भेजा। लाइंग आरती। हाय गोपाल। उसने मुझे गोपी कहकर नहीं पुकारा था। मुझे यह नॉर्मल नहीं लगा। गोपाल, कोटा फैक्ट्री। तुम अपसेट हो? लाइंग आरती। आई एम फाइन। जब कोई लड़की आई एम फाइन कहती है, खास तौर पर कैपिटल एफ के साथ, तो इसका मतलब किसी जहाज के लिए आगे आइसबर्ग है कि निशान जैसा होता है। गोपाल, कोटा फैक्ट्री। क्या हम चैट कर सकते हैं? लाइंग आरती। यदि तुम मुझ पर चीखो चिल्लाओ नहीं तो। गोपाल, कोटा फैक्ट्री। यदि मैंने उस दिन ऐसा किया था तो आई एम सॉरी। मैं इसके साथ ही यह भी जोड़ देना चाहता था कि पिछले संडे उसने चैट पर मुझे डिच कर दिया था। मैं ये भी पूछना चाहता था कि वो राघव के साथ आईआईटी कानपुर क्यों गई थी, लेकिन यदि मैं उससे ये बात पूछता तो वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती और ये सबसे बुरा होता। मेरे लिए सबसे जरूरी ये पता करना था कि उसके भीतर क्या चल रहा है। गोपाल, कोटा फैक्ट्री। तुम्हें मेरी टेम्पर प्रॉब्लम के बारे में पता है ना, हालांकि मैं अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइंग आरती। इट्स फाइन, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। मुझे ये बात अजीब लगी कि उससे मैंने सॉरी कहा, जबकि वास्तव में मुझे उससे सॉरी कहना चाहिए था। क्या कभी कोई लड़की भी कोई गलती करती है? खैर, इंटरनेट पर चैटिंग के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने क्रोध को काबू में रखकर बात कर सकते हैं। मैंने गहरी सांस ली और एक सामान्य सा सवाल टाइप कर दिया। गोपाल, कोटा फैक्ट्री। और क्या चल रहा है? जब हम संदेह से घिरे हों तो हमें ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका केवल एक मतलब ना हो। लाइंग आरती। कुछ खास नहीं, कॉलेज में समय का पता नहीं चलता। मैंने कुछ नए दोस्त भी बनाए हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। गोपाल, कोटा फैक्ट्री। कोई खास दोस्त? मैंने अंत में सोच समझकर स्माइली लगाई थी।
इससे मेरे सवाल के पीछे छिपी जिज्ञासा और गुस्सा दोनों छिप गए। लाइंग आरती, कम ऑन गोपी। तो अब वो मुझे मेरे निकनेम से पुकारने लगी थी। उसका मूड अच्छा हो रहा था। गोपाल कोटा फैक्ट्री। इट्स ओके, बताओ ना। नहीं बताओगी? तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम? लाइंग आरती, पता नहीं, तुम बहुत अपसेट हो जाते हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं एक बार में एक अक्षर ही टाइप कर पा रहा था। गोपाल कोटा फैक्ट्री, बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूं। मैंने इतनी सारी स्माइली इसलिए लगा दी थी ताकि वो बात करने में कंफर्ट महसूस करे। लाइंग आरती, वेल, कोई खास है। मुझे लगा जैसे जंग लगी लोहे का एक खंजर मेरे सीने में घोंप दिया गया हो, लेकिन मैंने अपनी दर्द को छुपाया और टाइप किया, गोपाल कोटा फैक्ट्री। लाइंग आरती, तुम उससे जानते हो? गोपाल कोटा फैक्ट्री। लाइंग आरती, वास्तव में तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हो। गोपाल कोटा फैक्ट्री, कहो ना, कौन है? लाइंग आरती, मिस्टर BHU, और कौन? खंजर अब मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े करते रहा था। मैंने अपने दांतों को कस के भींच लिया। साथ? रियली? मैं खुद से कह रहा था, गहरी सांस लेते रहो, माइली लगाते रहो। लाइंग आरती, हाँ वो पागल है, यमला पगला राघव। उसने मुझे फंसा ही लिया। तो तुम दोनों एक दूसरे के करीब हो? कुछ कुछ। अब मैं माइली नहीं लगा पा रहा था। कुछ कुछ का मतलब? अरे ऐसे सवाल मत पूछो। तुमने वो सब कर लिया है? हाउ चीप गोपी। नहीं, अभी नहीं। मतलब ऑलमोस्ट। ओह, मुझे एम्बैरस मत करो। व्हाट द फक? एक्सक्यूज मी? मैं तो समझता था तुम्हारी इन सब बात में दिलचस्पी ही नहीं है। किन बात में? तुम कहती थी कि तुम केवल फ्रेंडशिप ही चाहती हो, मेरे साथ, किसी के भी साथ। मैंने ऐसा कहा था या पता नहीं, बस सब कुछ होता चला गया। सब कुछ बस यूं ही कैसे होता चला गया? या तुमने बस यूं ही अपने कपड़े उतार दिए थे? मेरा टेरर लौट आया था और अब मेरा रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में था। व्हाट्स योर लैंग्वेज? क्यों? तुम क्या कोई सती साध्वी हो? यू आर बिहेविंग लाइक अ स्लट। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी बात जारी रखी। क्या तुम मुझे बता सकती हो क्यों? या इसीलिए क्योंकि उसके पास JE रैंक है? शट अप गोपाल, मेरा और उसका रिश्ता बहुत खास है। रियली? ऐसा कौन सा खास रिश्ता है? क्या तुमने उसे ब्लो जॉब दिया? कहां पर? उसके होटल में या कानपुर में? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया था कि मैं कुछ ज्यादा ही कह गया था। खैर, आप चैट पर भेजी किसी लाइन को अनडू नहीं कर सकते और मैं उससे फिर माफी नहीं मांगना चाहता था। मैं उसके जवाब का इंतजार करता रहा। 3 मिनट बाद मेरी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, लाइंग आरती इज ऑफलाइन। मैंने अपनी स्क्रीन रिफ्रेश की। मुझे एक और नोटिफिकेशन मिला, लाइंग आरती इज नो लॉन्गर अ कॉन्टैक्ट। उसने मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट से निकाल दिया था। तुम्हें और वक्त चाहिए? कैफे ओनर ने मुझसे पूछा। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, मैंने कहा। जिस दिन आरती ने मुझसे कांटेक्ट खत्म कर दिया, उसी दिन से मैंने अपनी रोज की प्रैक्टिस शीट्स पर काम करना बंद कर दिया। अब मैं साइबर कैफे भी नहीं जाता था। अब मैं हर रात को अपने घर के बाहर सड़क पर चमन चाय वाले के यहां बैठा रहता था। एक हाथ में चाय के प्याले और दूसरे में वर्कशीट्स थामे स्टूडेंट्स लकड़ी की मेज पर बैठे रहते थे। लेकिन मैं अपने साथ कोई रीडिंग मटेरियल लेकर नहीं आता था। मैं बस वहां बैठा बैठा वक्त काटता रहता, चाय पीता रहता और आने जाने वाले लोगों को ताकता रहता। और एक दिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं उस दुकान पर कुछ ऑर्डर कर सकूं। आई एम सॉरी, मैंने दुकान मालिक चमन से कहा। मैं कल तक पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। तभी एक अजनबी व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने दुकानदार को 10 रुपए थमा दिए। चिल, उसने मुझसे कहा। ओह थैंक्स, मैंने कहा। बंसल, उसने चेंज लेते हुए पूछा। कैरियर पाथ, मैंने कहा। मैं तुम्हें कल पे कर दूंगा, मैं अपना वॉलेट घर भूल आया था। रिलैक्स, उसने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मेरा नाम प्रतीक है, मैं रायपुर से हूं। अपने खुरदरे चेहरे के कारण वो IIT एस्पिरेंट से ज्यादा आर्टिस्ट लग रहा था। रिपीटर, प्रतीक ने पूछा। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। क्विटर, उसने कहा। मतलब? कोटा को आजमाकर देख लिया, बात नहीं बनी, लेकिन अब भी दिमागी सुकून के लिए यहीं भटक रहा हूं। मैं हंस पड़ा। मेरी AI EEE में 50,000वीं रैंक थी।
मैंने सोचा यदि मैं एक बार फिर कोशिश करूं तो शायद बात बन जाए। तुम क्या वाकई ऐसा करना चाहते हो? प्रतीक ने कहा। मैं चुप रहा। हम दुकान के बाहर लकड़ी के स्टूल पर बैठ गए। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी जल्द ही एक ट्विटर बनने वाले हो, उसने कहा। मैं ठीक हूं, बस जरा मायूसी है। कैरियर पाथ का अगला इंस्टॉलमेंट ड्यू है, लेकिन अब मेरे पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। तो वापस लौट जाओ ना, प्रतीक ने कहा। उसने सिगरेट जलाई और मुझे ऑफर की। मैंने मना कर दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पापा की सारी उम्मीदें मुझ पर टिकी हुई हैं। वो कहीं से पैसा उधार लेकर मुझे भिजवाएंगे। प्रतीक ने अपना सिर झुका लिया और सिगरेट का धुआं उगलने लगा। मैं टॉप 25 परसेंटाइल तक पहुंच गया था। मैंने अपने को कोटा में होने को जस्टिफाई करना चाह रहा था। पहुंच गए थे यानी? तुम तो अभी कोर्स कर ही रहे हो ना?